हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। P100 फिजिक्स, मैं SDB सर, SD पांडे सर। ओके चलिए, तो हम लोग शुरू करने जाता अल्टरनेटिंग करंट एसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीट का इक्वेशन बिल्कुल फिक्स है, IIT का इक्वेशन बिल्कुल फिक्स है। क्लियर इस चैप्टर से। तो ये अभी एसी अल्टरनेटिंग करंट हम पीछे कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होती है हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसको रिवाइज करते हुए मैं बिल्कुल आगे चलता हूँ कि RMS वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, वर्चुअल वैल्यू क्या होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, AC जनरेटर क्या होता है, DC क्या होता है, मोटर क्या होता है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर, और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फिलहाल राइट द हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग AC जनरेटर। AC जनरेटर, कहीं पर भी AC कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वह सिंपल सी डिवाइस जो AC को प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो AC को प्रोड्यूस करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, AC जनरेटर। तो यह AC जनरेटर ना, इसका इन्वेंटर यदि कहा जाए कि इन्वेंटर इसका कौन था, तो इन्वेंटर निकोला टेस्ला को मानते हैं। इसका इन्वेंटर निकोला टेस्ला को मानते हैं, इसका इन्वेंटर था, यूगोस्लाविया का रहने वाला था। यूगोस्लाविया का रहने वाला था निकोला टेस्ला। AC जनरेटर मीन्स की a device which produces alternating current and alternating voltage भी, alternating voltage। तो वह डिवाइस जो अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करती है उसी को आप क्या कहते हैं, AC जनरेटर कहते हैं। इसको जनरेटर के साथ ही साथ इसको जनरेटर भी कह सकते हैं बेटा, और इसको ना डायनमो भी कहते हैं, डायनमो ना। तो इसका जनरेटर का जनरेशन की जगह पर इसको डायनमो भी कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहिए या डायनमो कहिए, दोनों बातें एक ही है। या तो हम कहें कि AC जनरेटर, या तो हम कहें कि AC जनरेटर, या कहें AC डायनमो, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ओके चलिए, अब सवाल यह है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द AC जनरेटर। तो प्रिंसिपल इज, व्हाट इज द प्रिंसिपल मीन्स इसका सिद्धांत क्या है, या किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही इसका यही इसका मेन प्रिंसिपल है, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि ना, क्या कि जनरेशन ऑफ क्या, इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू फ्लक्स चेंज, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो वोल्टेज इंड्यूस होती है, सर्किट पूरी रहे ना पूरी, वोल्टेज तो हमेशा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा इंड्यूस होता है, और यदि सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी इंड्यूस होती है। वोल्टेज भी इंड्यूस हुआ, करंट भी इंड्यूस हुई, तो उसी को क्या हो जाएगा, पावर भी इंड्यूस हो गया, क्योंकि P बराबर V/I, दैट इज द पावर भी इंड्यूस होता है। क्लियर, चार्ज भी इंड्यूस होता है। ये सारी बातें पीछे मीन्स कि पहले एपिसोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
का 9 एपिसोड है, आपको पढ़ाया हूँ 9 एपिसोड, और 9 एपिसोड ही बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ डालेंगे। अभी नहीं पढ़े होंगे तो मैं जानता हूँ पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जल्दी से जल्दी उनको सब कुछ एकदम से याद रहना चाहिए। पीछे पूरे मैग्नेटिज्म का सारा लेक्चर आपका तैयार हो। अब इधर या मैं आज शुरू कर रहा हूँ एसी। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एसी, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अल्टरनेटिंग करंट ना, सर्किट में अकेला सी हो तो कैसे, अकेले आर हो तो कैसे करेगा, LCR हो तो क्या होगा, LCR पैरेलल है तो क्या होगा, LCR जो सीरीज है तो क्या होगा ना, रिजोनेंस सर्किट क्या होती है, शार्पनेस क्या होती है, ये सारी बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह अल्टरनेटिंग करंट AC चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। क्लियर? तो चलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर क्या EMI पूरा हो गया? तो यस, EMI की मैक्सिमम चीज़ें पूरी हो गई हैं। यह चैप्टर भी EMI में ही है, यह भी अल्टरनेटिव करंट ना, AC भी उसी में आती है, EMI में ही आती है, लेकिन दोनों को थोड़ा अलग कर दिया गया है क्योंकि यहाँ स्पेशली हम AC की बात करते हैं और वहाँ पर पूरा EMI की बात हो रही थी। तो EMI आपका ज़बरदस्त तैयार हो गया होगा वहाँ ना पीछे, तब इसको पढ़ने की ज़रूरत है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, अभी क्या EMI की बात करें तो न्यूमेरिकल्स तो जानते हैं कि पूरे मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल्स हमको करना है, हम लोगों को करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम हर चैप्टर में कराते जा रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एपिसोड ही बिल्कुल अलग होगा। तो यह थ्योरी आगे बढ़ती रहे, हम लोगों की टॉपिक हम लोग के कंप्लीट होते रहे, थ्योरी आगे बढ़ते रहे, मेन न्यूमेरिकल्स कराते रहे और यानी कि पूरा A to Z आपको पूरा कंप्लीट, IIT के हों तो भी, बोर्ड के हैं तब भी और नीट के हैं तब भी A to Z ज़बरदस्त मिलने वाला है। केवल आपको वीडियो पढ़ना है, ज़बरदस्त वीडियो को पढ़िए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट है हम लोगों का कि AC जनरेटर, तो द AC जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड द डायनमो, AC डायनमो। इन्वेंटर था निकोला टेस्ला। और ये डिवाइस आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे कि ये डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये इन्वेंटर का ये यहाँ तक है बेटा, यूगोस्लाविया का रहने वाला है वो। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज कॉल्ड AC जनरेटर। दिस इज ए सिंपल डिवाइस। ओके, अब इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका सिद्धांत क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। और ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द फ्लक्स चेंज, यानी जब कहीं पर फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है और इंड्यूस्ड पावर प्रोड्यूस होता है, बशर्ते की सर्किट पूरी कंप्लीट हो। तो पीछे ये सब आप कुछ आप पढ़ चुके होंगे। नाउ कम्स ऑन द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस AC जनरेटर। तो राइट द हेडिंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। चलिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर और डायनमो। तो नंबर 1, चलिए मैं क्या क्या इसमें मेन पार्ट हैं तो मैं डायग्राम के द्वारा बताऊं, इसको डायग्राम लेता हूं। सपोज दिस इज N, दिस इज S। इसको क्या बोलते हैं, तो इन दोनों ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को कहते हैं, यहां लिखता हूं फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट, तो फील्ड मैग्नेट ये भी वो भी है और ये भी है, दो ना सेट मैग्नेट का फील्ड मैग्नेट बोलते हैं इसको, फील्ड मैग्नेट। ओके, इसमें आर्मेचर कॉइल लगी होती है। पीछे वीडियो में मैं कुछ इसके विषय में बता चुका था, सब कुछ वही है, बस एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। आर्मेचर कॉइल होती है,
जानते हैं कि आर्मेचर कॉइल पे वायर की वाइंडिंग होती है, वायर की वाइंडिंग होती है आर्मेचर कॉइल पर। सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्न्स वायर के n है, कैपिटल N। दिस इज द वाइंडिंग, कॉपर वायर होता है यह। यहाँ पे सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है यह। ये वायर मेरा आकर के बाहर निकला हुआ है ऐसे, ये वायर ना आकर के ऐसे बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। क्लियर? दो चीज़ें यहाँ पर मेन होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं जो अक्सर फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दो चीज़ें यहाँ पर मेन होती हैं जो मैं इसे बना रहा हूँ, देखिए सर्किल की तरह से, फिर ऐसे ही एक बाहर और इससे दो ऐसे बना होता है, अटैच होता है इससे, ऐसे ही खींच दिया जाए। नाम लिख देता हूँ इस पे, क्या है यह, इस तरह से दिखेगा आपको यह। इसे ब्रश कहते हैं, एक कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रश, एक कार्बन की ब्रश होती है, कार्बन ब्रशेस। इस एक और होता है, दो होते हैं इसमें, दो कार्बन की ब्रश लगी होती है इसमें। दूसरा इधर होता है, ये भी वही है, B1 B2, ये दो ब्रश होती है। ये जो सर्किल बनी हुई है ये इसको बोलते हैं, कॉपर की होती है यह, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कितनी है? दो हैं, एक यह और एक यह, दो स्लिप रिंग लगी होती है। और ये वायर इसके थ्रू बाहर निकल गया होता है। यहाँ बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बाहर एक रेजिस्टेंस, ओके, R। तो ये होती है इसकी सर्किट। एरिया A, मान लीजिए कि लंबाई इसकी L है, एरिया L गुणे B, एरिया L गुणे B। क्लियर? ये इसकी, यह एरिया है इसकी, ये आर्मेचर कॉइल एरिया है। जो एंगल देते हैं इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, इस पे डाला गया परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर A या DS बोलते हैं। और यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, इनके बीच का एंगल होता है, इनके बीच का एंगल होता है थीटा। एक कॉइल ये रोटेट जब करेगा तो थीटा का मान, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने जगह पर फिक्स है और जो नॉर्मल है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड अपने जगह पर फिक्स है। जब कॉइल ऊपर आएगा, ऐसे वर्टिकल होगा, तो थीटा की वैल्यू तो या जो नॉर्मल है इसके ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। मीन्स कि यहाँ पर जब यदि हम इस शाफ्ट को रोटेट करें ओमेगा से, इस शाफ्ट को यदि हम रोटेट करें ओमेगा से, तो यह कॉइल घूम रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। चूँकि यह मैग्नेटिक फील्ड में, यह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, चूँकि यह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो यह रोटेशन से फ्लक्स बार बार कट रही है। देखिए ये फ्लक्स कट रही है। पीछे आप सब कुछ पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत ही आसान होगा, ये सब कुछ देखने से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और
यहाँ पर मैग्नेट का जो शेप है, ये वाला शेप देख रहे हैं, तो इसको इस तरह से बना देते हैं, इस तरह की फील्ड बनाते हैं, इस तरह का मैग्नेट लेते हैं। आप ऐसे भी मैग्नेट ले सकते हैं जैसे हम लोग लिए हुए थे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए फील्ड को हमेशा रेडियल बनाने के लिए मैग्नेट का शेप इस तरह से लेते हैं ना, सेमी सर्कुलर टाइप का लेते हैं मैग्नेट का रिंग, ठीक। और ऐसा उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि फील्ड हमेशा ना रेडियल बनी रहेगी। ऐसा लेने के पीछे रीज़न, फील्ड को रेडियल बनाने के लिए हम लोग ऐसा लेते हैं। तो हम लोग रेडियल फील्ड बना नहीं रहे हैं, हम लोग केवल थ्योरेटिकली समझना है कि हम लोग इसको ऐसा क्यों लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं। तो यह विशेष स्पेशल शेप ऑफ मैग्नेट टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस तरह का शेप यूज करते हैं जनरेटर में। अब सवाल यह है कि क्या दो ही मैग्नेट यूज करते हैं? नहीं, नो। कितने मैग्नेट यूज किए गए हैं, फ्रीक्वेंसी उस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दो ही मैग्नेट नहीं, यहाँ पर 4 मैग्नेट भी हो सकते हैं, 6 मैग्नेट भी हो सकते हैं, 8 मैग्नेट भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि 8 मैग्नेट पे क्या है, 4 मैग्नेट रखेंगे तो क्या है। एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताऊंगा कि 4 मैग्नेट 5 मैग्नेट ना, मतलब पेयर में होते हैं हमेशा, 4 होंगे ना, या तो 6 होंगे, या नहीं तो 8 होंगे। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी या और मैग्नेट की संख्या के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। क्लियर? फिलहाल अभी यहाँ टॉपिक पर अपने, तो यहाँ पर बेटा तो देखिए, तो ये मैग्नेट का स्पेशल शेप, हाँ ये चीज़ें हैं। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा ओमेगा से, तभी फ्लक्स कटेगी और तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इनका रोल क्या है? तो जब अब बिल्कुल यही डायग्राम सब कुछ ऐसे ही रहेगा, डीसी मोटर में या डीसी डायनेमो में भी ऐसे ही रहेगा सब कुछ। डीसी जनरेटर कहेंगे या डीसी डायनेमो कहेंगे, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, डीसी डायनेमो। तो डीसी में क्या होगा, डीसी में भी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अंतर कहाँ पर होगा? अंतर ये होगा कि यहाँ जहाँ हमारा कॉपर स्लिप लगा है, रिंग लगी हुई है, यानी कि जो दिशा को चेंज करती है, बदलती है ना, ये ब्रश देख रहे हैं बाहर के साइड में लगा हुआ है, तो ब्रश इससे कनेक्ट होता है, किससे? स्लिप रिंग से कनेक्ट होता है बाहर। तो हाफ साइकिल में यह कनेक्शन में होगा B1 और हाफ साइकिल में यह कनेक्शन में होगा B2। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्लक्स की दिशा होती है वह बदल जाती है। तो ऐसा ये इसकी सेटिंग करते हैं हम लोग। ये एक्सटर्नल सर्किट होती है, यह एक्सटर्नल सर्किट होती है। तो यह एक्सटर्नल सर्किट की ऐसी सेटिंग की जाती है कि हाफ साइकिल आधा चक्कर जब ये चले कॉयल तो यह टच में रहे, और आधा चक्कर चले जब कॉयल तो ये इसे टच में रहे। यह ब्रश जो लगा है ना, कार्बन की ब्रश लगी हुई है, कार्बन की ब्रश स्लिप रिंग को प्रेस करती है, उसको अंदर दबाए रखती है, और इसी से, और बाहर की जो हमारी सर्किट होती है, देखिए बाहर की सर्किट आकर के इसी से रिंग से अटैच होती है। यानी स्लिप रिंग से क्या है, स्लिप रिंग हमारा सीधे किससे अटैच है? तो स्लिप रिंग देखिए, तो स्लिप रिंग लिख दे पॉइंट को, स्लिप रिंग डायरेक्टली अटैच्ड विथ सॉफ्ट, यानी कि जो सॉफ्ट रॉड, जो रोटर होता है, जो रोटेट करता है, उसको घुमाता है, वह सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट से अटैच होता है। और जो हमारी ये जो ब्रश है ना, वो किससे अटैच होती है? तो ब्रश अटैच होती है कॉपर स्लिप रिंग से, यानी कि स्लिप रिंग से। तो अब लिख दीजिए कि ब्रशेस अटैच्ड विथ किससे अटैच होती है वह? तो ब्रशेस अटैच्ड विथ किससे? स्लिप रिंग्स।
2 स्लिप रिंग्स होती हैं। अब कहेंगे आपकी डायरेक्शन को कौन चेंज करता है, तो स्लिप रिंग चेंज करती है। डायरेक्शन चेंजेज बाई, यानी कि जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वह कौन चेंज कर रहा है, तो लिखिए वहाँ पर कि डायरेक्शन चेंजेज बाई डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज बाई डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज बाई किससे होता है, स्लिप रिंग्स। क्लियर। अब यहीं पर एक बात आप नोट कर लें, क्या, यहीं पे नोट कर लीजिए कि इन पूरा फिगर ऐसे ही सब कुछ है डीसी डायनमो का। इन डीसी डायनमो लिख दीजिए वहीं पर कि स्लिप रिंग्स नहीं पाई जाती, स्लिप रिंग नहीं होती, स्लिप रिंग नहीं होती। तब क्या होती है, और ब्रश होती है कि नहीं, नहीं ब्रश भी नहीं होती, ब्रशेस कर लिखिए नहीं होती डीसी डायनमो में। तब इनके स्थान पे होता क्या है ना। अब लिखिए कि इनके स्थान पे होता क्या है। चलिए इधर लिख रहा हूँ, हटा दीजिए सब कुछ। हाँ, इनके स्थान पे क्या होता, लिखिए कि इनके स्थान पर उसमें स्लिप रिंग्स तो होती नहीं, तो इनके स्थान पे होता क्या बेटा, इसमें पाया जाता है तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि स्लीप कम्यूटेटर ना, तो स्लीप शब्द यहाँ लिखना सही नहीं है बेटा, तो उसको लिखेंगे केवल कम्यूटेटर। तो यहाँ पर होता है कम्यूटेटर। क्लियर, एक कम्यूटेटर का काम क्या होता है। अब मैं कहूँ कि चलिए अलग से उसको बता दूंगा कि अलग से डीसी डायनमो अलग से फिगर डायग्राम बना दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर कि जैसे यह तो एसी जनरेटर का डायग्राम है, यानी कम्यूटेटर के डायग्राम में क्या होगा कि जो कॉयल आ रही, जो दोनों वायर आ रहे हैं ना बाहर से, ये जो वायर आ रहे हैं बाहर से, देखिए जो वायर आ रहे हैं बाहर से, मान ली करंट जा रही है इसमें ना, जा करके फिर आ रही है, तो जो बाहर जो बेटा देखो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ से एक ऐसे लगा होगा, ठीक, और इसमें ऐसे एक लगा होगा, और इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं स्लिप रिंग। आधा स्लिप रिंग जैसा रहता है ना, आधा ये स्लिप रिंग के जैसा, तो उसमें पूरा था ना, इसमें आधा रहता है, तो ये आधा स्लिप रिंग के जैसा इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को हमेशा एक ही दिशा में मेंटेन रखता है। यानी कि कम्यूटेटर का काम क्या बेटा, तो कम्यूटेटर मेंटेन, लिखिए एक लाइन लिखिए वहाँ पे, कम्यूटेटर मेंटेन करंट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में करंट बहती है। तो कम्यूटेटर क्या करता है कि एक ही दिशा में करंट को फ्लो कराता है। ये कम्यूटेटर इस तरह से एडजस्ट करते हैं इसको कि करंट या बार बार चेंज हो जाता है दिशा, डायरेक्शन इसकी, तो डायरेक्शन इसका चेंज होता है, तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ प्लस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फिर पहले वाले से अटैच हो जाएगा, यानी कि करंट को एक ही दिशा में मेंटेन रखेगा। क्योंकि यहाँ पर तो जानते हैं कि बार 90 होगा, बार 270 होगा, 180 होगा, तो कॉयल तो अपना चेंज कर रहा होगा, लेकिन उसको ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए उसकी करंट एक ही दिशा में बहती रहे। तो यह काम कौन करता है, डीसी डायनमो में ये काम करता है कम्यूटेटर। तो ये काम कम्यूटेटर कर रहा होता है, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या होता है कि जो हमको करंट मिलती है डीसी डायनमो से, देखिए वो कैसी होती है, ये है डीसी करंट, यानी पल्सेटिंग होती है, और होना ही है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है बार बार, तो करंट तो पल्सेटिंग होगी ही। देखिए तो ये हमारी करंट होती है, देख रहे हैं ना, एक, यानी कि दूसरे दिशा वाली जो करंट होती है, जो हाफ साइकिल होती है, वह उसी दिशा में बहने रहती है, एक ही दिशा में करंट बह रही होती है, तो इसको कहते हैं डीसी। तो इसीलिए नाम पड़ा उसका डीसी डायनमो, नाम पड़ा डीसी डायनमो। ओके, फिलहाल हम लोग का टॉपिक था एसी डायनमो, यानी कि एसी जनरेटर। तो फिलहाल साथ ही साथ थोड़ा सा उसको भी देखते चलते हैं हम लोग। डीसी में तो कहाँ पे डिफरेंस है, केवल स्लिप रिंग्स नहीं पाई जाती, ब्रश नहीं पाई जाती, केवल उसमें क्या होता है डीसी डायनमो में, केवल उसमें कम्यूटेटर होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए और अब देखा जाए इसके बाद क्या है।
तो ये तो रहा कि स्ट्रक्चर, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डिफरेंस ऑफ डीसी डायनमो विथ एसी डायनमो। चलिए आगे आइए। अब हाँ, डायग्राम बन चुका होगा, आपका बना चुके होंगे, तो हटा दिया जाए डायग्राम। अब तो समझ गए सब कुछ। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, एरिया है कैपिटल A। ओके, आइए और आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आप जानते हैं कि जब फ्लक्स कट रही थी तो फ्लक्स कितनी थी भाई? हाउ मच फ्लक्स, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द फ्लक्स? तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू, तो राइट द पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट? एन, हाँ बोलिए, फाई बराबर, फाई क्या बता, बी या एन भी ले लिया जाए, एन बी ए कॉस थीटा होता है ना, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर, या आप वहाँ से शुरू करिए। चलिए, हाँ चलिए यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है बेटा? ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो क्या क्या वहाँ पर कांस्टेंट था? ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, वैल्यू रख दिया आपने एन बी ए कॉस थीटा रख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या केस संभव है। इसके बाद यह मेन लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके कंपटीशन के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या केस पहला, केस फर्स्ट क्या हो सकता है बेटा? केस फर्स्ट ये हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर रहा हो, एन इक्वल टू वेरिएबल हो, एन वेरिएबल हो, और बाकी सारी चीज़ें ऑल अदर कांस्टेंट हो। पहला ये हो सकता है कि एन वेरिएबल हो, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ई बराबर माइनस जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकाला, बी ए कॉस थीटा कांस्टेंट है बाहर निकाला, और यहाँ पे क्या रखा? डी एन बाई डी टी रखा। डी एन बाई डी टी, एन का जो भी मान होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि 5 टर्न प्रति सेकेंड बदल रहा है, तो क्या कहेंगे ना? मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको दिया हुआ न्यूमेरिकल और कह रहा है कि हर सेकेंड टर्न, नंबर ऑफ टर्न खुलता जा रहा है या और ऐड होता जा रहा है, और एक सेकेंड में कितना खुल रहा है या ऐड हो रहा है? 5। तो देयरफॉर पर सेकेंड इज द 5, तो डी एन बाई डी टी विल बी द 5। मे बी द क्वेश्चन प्रोवाइडेड b and a and cos theta be the constant. It may also be asked that dn by dt is number of turns is changes, number of turns चेंज कर रहा है, एंड आल्सो b मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा? डिफ्रेंशिएशन वाला, क्या? डबल प्रोडक्ट वाला, यानी कि फर्स्ट इंटू डी बाई डी एस ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एस ऑफ फर्स्ट। लेकिन जनरली आपसे IIT और नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वह एक ही वेरिएबल के आएंगे, चाहे आपसे ए वेरी कराएगा, मतलब किसी एक को कराएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो आप यहाँ से आंसर निकाल देंगे, दिस वाज द केस फर्स्ट। नाउ व्हाट मे बी द क्वेश्चन, नाउ व्हाट बी द नेक्स्ट केस। अब ठीक ऐसे ही सोचिए, तो दिस इज द आंसर। क्लियर होगा यहाँ पे ना अच्छी तरह से? देखिए, या कांस्टेंट या वेरिएबल को कुछ भी देखेंगे न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, डी एन बाई डी टी का वहाँ पे आप मान रखेंगे। अगला पॉइंट 2 नंबर पे आइए। देखिए यहाँ पर जैसे सपोज करिए, अगला क्या हो सकता है? अगला आपसे हो सकता है कि वनली बी वेरिएबल हो। जनरली क्वेश्चन आपकी इसी पर आते हैं कि वनली बी वेरिएबल हो। क्लियर? वनली बी वेरिएबल हो और ऑल अदर कांस्टेंट हो, ऑल अदर्स कांस्टेंट हो। ये हो सकता है 2 नंबर पर। चलिए, यदि ये केस हुआ तो आप क्या करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा? ई बराबर माइनस एन, यहाँ कांस्टेंट हो गया, ऑल अदर कांस्टेंट, तो एन ए और क्या? एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी को बोला कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। अब क्या बोला है? डी बी अपॉन डी टी। आप देखिएगा न्यूमेरिकल में
कि बी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, जिस तरह से वेरी कर रहा होगा आप उसका मान रखेंगे। बी जैसे मालिक मैं कह दूँ कि बी नॉट टी, तो आप क्या करिएगा, बी के स्थान पे क्या करिएगा, बी नॉट टी, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, यानी कि वैल्यू पुट करिएगा, ए की वैल्यू पुट करिएगा। ए, अब यहाँ पर ए कितने टाइप का हो सकता है, ये ए 3 टाइप का हो सकता है। ए सर्कुलर हो सकता है, यानी कि डिस्क के टाइप में होगा फ्रेम, आर्मेचर कॉइल आप जिसको बोलते हैं, या ये हो सकता है रेक्टेंगल, यानी आयत लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, या नहीं तो स्क्वायर में हो सकता है। स्क्वायर में होगा तो एरिया कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। यदि रेक्टेंगल में होगा तो एरिया कितनी हो जाएगी, एल बी। और यदि सर्किल में डिस्क टाइप में होगा तो एरिया क्या बन जाएगी, पाई आर स्क्वायर बन जाएगी। जो भी कुछ होगा आप वहाँ रख देंगे। चूँकि थीटा के मान को क्या कर रहा है, थीटा के मान को क्या कर रहा है, कांस्टेंट कह रहा है। इसका मतलब कि आर्मेचर कॉइल खुद अपने रोटेट नहीं हो रही है, फील्ड केवल बार बार वेरी कर रही है, वेरिंग फील्ड लगाए हुए हैं, फील्ड वेरी कर रही है, तो डीवी बाई डी टी हो गया है। अब एक केस था 2 नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आगे कितनी संभावनाएं हो सकती है, कितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 3 जो हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी एक साल अभी ये IPMT में पूछा गया था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या, कि कह रहा था कि रेडियस समय के साथ उसका चेंज हो रहा है, टाइम के साथ उसका रेडियस चेंज हो रहा है ना, यानी कि जो कॉइल बनी हुई है, कॉइल श्रिंक करती जा रही है। तो लिखा था वहाँ पर कि रेडियस इज श्रिंकिंग विद द टाइम, रेडियस ऑफ द कॉइल श्रिंकिंग यानी सिकुड़ रही है, श्रिंक कर रही है, तो श्रिंकिंग, और उसका रेट दिया हुआ था कि 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह से कुछ वैल्यू थी ना, कि 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसी वैल्यू थी। तो श्रिंक कर रहा था। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए क्या करिएगा, E इक्वल टू अगेन द सेम फार्मूला, अगेन बाय द सेम फार्मूला। देखिए ओनली जब बी वेरिएबल होगा तो इस तरह से करना था ना बेटा। चलिए अब ये देखिए, तो हम लोग क्या लिखे हैं कि व्हेन रेडियस एंड, और क्या, यानी कि एरिया, रेडियस चेंज कर रहा है तो एरिया अपने आप चेंज करेगी। तो व्हेन रेडियस एंड एरिया मीन्स कि एरिया ब्रैकेट में कर दें, व्हेन रेडियस दैट मीन्स एरिया वेरीज विद द टाइम। तो जब ये वेरी करेगा तो क्या करिएगा, इक्वल टू माइनस क्या, डी बाई डी टी, सारी वैल्यू पुट कर दिया आपने, क्या क्या पुट किया हुआ है, एन बी, ए का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए सर्कुलर है तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस चूंकि बोला जा रहा है, कॉस थीटा, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, माइनस एन बी पाई कॉस थीटा डी अपॉन डी टी क्या, आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो इक्वल टू माइनस एन बी पाई कॉस थीटा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2r हो गया, और 2r डी आर बाई डी टी, देखिए इंटू 2r डी आर बाई डी टी। क्लियर। और d2r dr बाई डी टी, आर इसका को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पे, यही तो आपसे मैं क्या बोला हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस इज गिवन 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr बाई डी टी का मान कितना हो गया, देखिए dr बाई डी टी का मान क्या हो गया बेटा, 0.2, तो 0.2 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ क्या मिलीमीटर, यानी कि मीटर बन गया, मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, मीन्स कि जो भी वैल्यू दी रहेगी, जैसे दी रहेगी डी आर बाई डी टी, आप उस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल यहाँ से ना आएगा, बहुत ही आ चुका है, फिर आएगा, कैसे करिएगा उसको। तो ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करिएगा, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस बताया। फिलहाल जो टॉपिक मेरा है, अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो आइडिया बताया। यस, जल्दी से नोट कर लें, कर चुके होंगे, नोट करिए फास्ट जल्दी, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट केस नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग की हेडिंग है एसी जनरेटर। तो इसमें से किसका एग्जाम्पल है एसी जनरेटर, थीटा वेरी कर रहा था एसी जनरेटर में। तो एसी जनरेटर में
या डीसी जनरेटर में, यानी कि एसी जनरेटर कहिए, एसी डायनमो में या डीसी डायनमो में क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। तो दैट विल बी द केस नंबर 4। तो हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से डिस्कस करने केस नंबर 4। मीन्स कि यह चार केस जो यहाँ से आगे संभव थे उसमें यह एक केस है। क्लियर? इसमें से यह एक केस केवल है, एसी का प्रोडक्शन एक केस हम लोग लिए हुए हैं। और एसी यहाँ प्रोड्यूस कितने टाइप से हो सकती है, 4 टाइप से हो सकती थी। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 टाइप से प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग केवल जनरली एक ही केस पढ़ते हैं, इसलिए जब न्यूमेरिकल बन के सामने आ जाता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होगी प्रॉब्लम? इसलिए कि 4 केस पे डिस्कस आपने नहीं किया, नहीं पढ़े थे 4 केस पूरा अच्छी तरह से ना, केवल बस वही NBA cos थीटा केवल पढ़े थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट क्या पढ़ रहे हैं, एसी जनरेटर, P100 फिजिक्स में SDP सर, यानी SD पांडे सर। हाँ ओके, कम ऑन। चल बेटा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का केस नंबर 4 में हम लोगों ने क्या बोला, कौन सा केस हम लोग का है, केस नंबर 4। और 4 नंबर केस में क्या दिया हुआ है कि केस नंबर 4, तो कर दीजिए केस नंबर 4। क्या था बेटा, केस नंबर 4 में सब कुछ कांस्टेंट है, n इक्वल टू कांस्टेंट, b इक्वल टू कांस्टेंट, यानी 2 फिक्स मैग्नेट थे तो b इक्वल टू कांस्टेंट था बेटा हम लोग का ना, कांस्टेंट। ओके चलिए, और क्या, तो NB हो गया, A भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। अब क्या वेरी करने जा रहा है, थीटा नॉट कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल, थीटा वेरिएबल। और क्या मिला है, E बराबर माइनस डी बाई डी टी, सो मच। अब E बराबर कितना हुआ, डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस बाहर है, n बाहर निकालिए, B और A बाहर निकला, और d अपॉन डी टी क्या, कॉस थीटा। अभी देखा था हम लोगों ने आर्मेचर कॉइल में कि आर्मेचर कॉइल और शाफ्ट जो था ओमेगा से रोटेट कर रहा था, तो थीटा बराबर कितना मिला, ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी है, तो बेटा वहाँ तो E इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, cos omega t. Now solving this, E will be how much, minus cos का साइन, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ओमेगा एक कांस्टेंट बेटा बाहर निकलता है, आपको मालूम है, एन बी ए ओमेगा। ओके, डिफ्रेंशिएट हो गया, और क्या हुआ, cos ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी हो गया। तो दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन ऑफ NBA means induced EMF. So therefore now you can write this induced EMF becomes how much, E will be equal to NBA omega sin omega t. This is the equation number first. क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। कहाँ क्रिएट हुआ, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, एसी जनरेटर या और क्या, एसी डायनमो। ओके, तो दिस इज द E। अब ये जो वैल्यू आई है ना NBA ओमेगा, तो सिंस लेट NBA ओमेगा, चूंकि सब कांस्टेंट है, तो यदि इनको कोई नाम दे दिया जाए, कोई वैल्यू रख दी जाए, तो इसको रख दिया जाता है ई नॉट। तो इक्वेशन बन के क्या आ जाता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस ई नॉट को क्या कहेंगे, तो ई नॉट को जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम 1 होता है, तो जब ये 1 होगा तो E का मैक्सिमम मान ई नॉट होगा। तो ई मैक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, ई नॉट दिख रही ना। ई से यही रीजन है कि इसको कहते हैं ना क्या, पीक वैल्यू,
पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं इसको। चूंकि ये साइन कर्व है तो जैसा साइन कर्व को लिखा जाए और देखा जाए क्या मिलता है। क्या नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट करिए, पहुंचिए यहाँ तक फटाफट इसको नोट वेरी फास्ट कर लिया। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे चलिए। अब सपोज करिए कि सर्किट कंप्लीट है। लेट सर्किट इज कंप्लीट, यदि सर्किट कंप्लीट है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज R, यदि उसका रेजिस्टेंस R है तो जानते हैं कि I बराबर कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट I विल हाउ मच, हमेशा I बराबर E/R हो जानी है। ओके, अब देखिए I बराबर कितना होगा, E/R, E0/R हो गया ना। साइन या ऐसे ले सकते हैं, क्या ऐसे E0 का मान रख दीजिए NBA ω/R साइन ωt, ऐसे ले सकते हैं। या I बराबर कैसे ले सकते हैं, I0 लगा देंगे, पीक वैल्यू के लिए I0 लगाएंगे, I0 साइन ωt। तो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF एंड दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ओके, देख रहे हैं कि आप ωt प्लस यहाँ कुछ नहीं है, इसमें भी ωt प्लस कुछ भी नहीं है। तो साइन या कॉस के बाद की जो जगह होती है, साइन या कॉस के बाद की जो जगह होती है, इसी जगह को कहते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेज। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी देख रहे हैं ना, यहाँ क्या ωt उसमें भी, ωt इसमें भी है। यहाँ पे क्या है, इसको कौन सी जगह है, फेज। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे, कला फेज। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज द फेज? तो फेज इज दैट फिजिकल फैक्टर, दैट फिजिकल क्वांटिटी which shows the position of rotating body at any time. Phase, what is phase? Phase is that physical quantity which shows the position of rotating or circulating body। मीन्स कि कहीं पर भी कोई भी बॉडी या तो सर्कुलर मोशन कर रही हो, या तो रोटेशन कर रही हो, तो या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, तो वहाँ पर यानी कि जहाँ पर भी सर्किल बन रही होगी वहाँ पर फेज होगा। क्लियर? तो फेज, व्हाट इज द फेज? तो नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो यानी कि फेज डिफरेंस क्या हुआ? तो कहीं पर भी यदि दो फेज हों तो फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? वेव में सब पढ़ना आता है, बार बार यहाँ पर भी आएगा, बार बार यहाँ पर भी आएगा। तो फेज डिफरेंस की अब बात रही कि फेज डिफरेंस क्या हुआ तब? फेज डिफरेंस नाम से ही क्लियर है। फेज डिफरेंस डेल्टा, फेज के लिए जनरली हम लोग फाई यूज करते हैं बेटा। तो डेल्टा फाई बराबर कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, तो φ2 माइनस φ1 ऑलवेज। दिस इज द फेज डिफरेंस। हमेशा आप दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करिएगा, तो डेल्टा फाई बराबर
ना, 5 - 5 1। अब फेज कैसे पहचानेंगे? तो साइन या कास के आगे जो भी कुछ ब्रैकेट में लिखा होगा वही फेज होगा। साइन या कास के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वही फेज होगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है या जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, आप यहाँ पर उसका फेज डिफरेंस कितना बोलिएगा? कोई फेज डिफरेंस है? नहीं। यहाँ पर भी ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी। तो आप क्या कहिएगा? डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर कितना? 0। आज जब फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब क्या निकला? फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों हमेशा सेम फेज में होती हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बोथ आर, लिख दीजिए लाइन, बोथ आर ऑलवेज इन सेम फेज। कौन सेम फेज? किसके लिए बोला जा रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और कौन सा? इंड्यूस्ड करंट। दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, बोथ आर इन द सेम फेज ऑलवेज। क्लियर हो गया सब लोग? फर्स्ट क्लास। क्या पढ़ रहे हैं? एसी जनरेटर, P100 फिजिक्स। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द पॉइंट नेक्स्ट। अब यहाँ से आगे क्या है, आइए देखते हैं। अब इनका जो करंट प्रोड्यूस हुआ, देखा आपने कि इनमें कोई फेज नहीं है, फिर कोई फेज डिफरेंस नहीं है इनके बीच, है ना? कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि ये एसी चैप्टर, इसी पर तो पूरा का पूरा चैप्टर ही बेस्ड है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल्स। चलिए तो अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एसी का कैसे होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternating voltage and alternating current, alternating voltage and current। ओके, चलिए अभी अभी आपने बोला कि देयर इज नो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 0 बिटवीन इंड्यूस्ड या अल्टरनेटिंग कर दें ए वी एंड ए सी, इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि द टाइम मीन्स या दूसरे शब्दों में से कह दें कि ई नॉट एंड आई नॉट रिस्ट एट पीक एट सेम टाइम। मीन्स कि दोनों एक साथ अपने पीक पे पहुंचती हैं, यही मतलब हुआ। इसका मतलब फेज डिफरेंस नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें, और या ई एंड आई बोथ रिस्ट या becomes zero at same time, therefore the what will be the graph? चलिए इसी बात को ग्राफ पे दिखा दें। टाइम सपोज करिए कि ई और आई दोनों हम लोग ले रहे हैं, इस पे ई एंड आई दोनों लिया जाए। चलिए ये या सपोज करिए कि यह आई है, ई कहाँ है तब? होगा क्लियर? देखिए
अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये v है, ये किसका इक्वेशन, चलिए लिख दिया, यहाँ लिख दिया जाए, ये किसका इक्वेशन, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन अंदर वाला, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम सेकेंड में। ओके, चलिए यदि देखा जाए, हम लोग देखें, हाँ ये ऊपर की बातें हटा दें, नोट कर चुके होंगे, ऊपर जो लाइनें लिखा है देखिए, नोट किए कि नहीं, हटा दीजिए, चेक इट, नोट कर लिया, आ जाइए। हाँ, अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन देखा जाए, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई या ई किसी को लेके समझ लिया जाए इसको, व्हेन नंबर 1 हम लेता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, ई नॉट साइन थीटा भी ले सकते हैं ना, क्योंकि थीटा ओमेगा टी बराबर थीटा है, तो थीटा रख के चेक कर लिया जाए जल्दी से, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 बराबर 0, तो ई बराबर 0। नंबर सेकेंड, अब हम लोग ले लें थीटा का मान 90 डिग्री, 90, तो देख रहे हैं ई बराबर ई नॉट, क्यों, ई नॉट साइन 90, जानते हैं ई बराबर ई नॉट हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एक तरफ प्लस एक्स पर। तीसरा पोजीशन लेते हैं, तीसरा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ई बराबर ई नॉट साइन 180, अगेन दिस बिकम्स 0। अगला पोजीशन लेते हैं, थीटा बराबर 270 अंश 270 डिग्री, तो ई बराबर माइनस ई नॉट पाएंगे, ये भी दूसरे दिशा में मैक्स हो गया, और ये चौथा हो गया। पांचवा लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना ले लो, 360 डिग्री, थीटा ले लो, तो ए इक्वल टू ई नॉट साइन 360 डिग्री, 360 डिग्री विल बी हाउ मच, ई विल बी 0। अगेन 360 बराबर साइन 0, 360 बराबर 0 डिग्री, 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री बराबर 0। तो ये इतना सिचुएशन हम लोग को दिखाई पड़ा। अब जानते हैं आप, यदि इसको आप टाइम एक्सिस पर चूंकि आपको दिखाना है, अब यही बात आई का भी होगा, द सेम सिचुएशन भी आई आल्सो। तो यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू आई, देखिएगा ये कौन सी वैल्यू आई, पीक वैल्यू आई, ई नॉट आई, और ये करंट के लिए क्या लिखेंगे, आई नॉट वैल्यू आई, पीक वैल्यू आई। ये 0 पर था, 0 डिग्री पर 0 था, जानते हैं जाना और आना साइन कर्व है, यह पूरा यहाँ तक यह t/2 बना। एंगल में बोला जाए तो यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, और ये क्या बना फिर, तो देखिए एक पीक ये इतना एक तरफ, यह इतना 90 डिग्री होता है, तो ये 90, तो यह 180, ये कितना हो गया 270, और ये कितना होगा 360। टाइम की भाषा में बोला जाए तो ये यहाँ पे कितना हुआ t/4, यहाँ कितना हुआ t/2, यह कितना हुआ यहाँ पर 3t/4, ये कितना हुआ t, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t। ओके, अब तो इसे कहते, देखिए अब यहाँ पर यह एक ऐसी करंट है, अब यहाँ पे देखिए जरा साहब, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर सच दैट which magnitude is not constant, which magnitude continuously changes with as sine curve, means कि अल्टरनेटिंग करंट फाइंडिंग क्या मिली हम लोगों को, क्या आया इन्हीं डिस्कशन के बाद
कि alternating voltage, it implies that alternating voltage and current are such that क्या, such that it is function of time. Means कि I equal to can be written ft, means I equal to function of the time, therefore I equal to ft. f means function. और क्या लिख सकते हैं, और I मीन E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर ft. ft मीन्स फंक्शन ऑफ द टाइम. I इक्वल टू ft मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम. मीन्स कि अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज इस तरह से होते हैं. चलिए आगे हटा बेटा, जल्दी नोट करिए फास्ट. तो देखिए यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ. इसी डायग्राम पे देखिए, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज को देखा जाए. एक बार देख रहे हैं कि प्लस में मैक्स हो रहा है, एक बार पॉजिटिव दिशा में मैक्सिमम हो रहा है, और एक बार ना देखिए हाँ, एक बार नेगेटिव दिशा में मैक्सिमम हो रहा है. ऐसे ही करंट भी एक बार पॉजिटिव दिशा में मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव दिशा में मैक्सिमम. यहाँ पे देखिए माइनस आई नॉट हो गया. तो एक बार देख रहे हैं ऐसे माइनस आई नॉट, तो यानी कि एक बार प्लस दिशा में मैक्स, एक बार माइनस दिशा में मैक्स, एक बार प्लस दिशा में मैक्स, एक बार माइनस दिशा में मैक्स. यहाँ पर ओके. तो अल्टरनेटिंग करंट इज ए करंट, alternating current or the alternating voltage is current or voltage which changes its value. It becomes 2 times max in one complete cycle. Alternating current becomes 2 times 0 and 2 times max in per cycle. Means कि एक चक्कर रोटेट जब करता है कॉइल, तो एक चक्कर रोटेट करने में इसका मान 2 बार होता है मैक्सिमम और 2 बार होता है मिनिमम. कैसा, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम. हाँ, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम. 2 बार मैक्सिमम कहाँ पर 2 बार है, दिस एंड दिस. 2 बार मिनिमम कहाँ है, दिस एंड दिस. और साइन कर्व ऐसे वेरी कर रहा होता है. अब चूंकि समय है ना इस एक्सिस पर, टाइम है ना, तो यह बिंदु 360 डिग्री और यह वह एक ही बिंदु है ना, दोनों एक ही है. देखिए सर्किल पर जो घूमेगा कॉइल तो ऐसे घूमेगा ना. पहले t बराबर 0 पर यहाँ पे ये t बराबर 0 था, 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पहुँचा, 180 हुआ तो यहाँ पहुँचा ना, ये यहाँ पर पहुँचा. ओके, 270 पर. तो देखिए ये कहाँ पर था, t बराबर 0, फिर कहाँ पहुँचा, t बराबर t/4, फिर कहाँ पहुँचा, t/2 यानी आधा हुआ, फिर कहाँ पहुँचा 3t/4, फिर कहाँ पहुँचा t बराबर 0. यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए ये वाला 90 डिग्री ये कवर किया. यानी कि अब यही चीज़ आपके ग्राफ में कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा देखिए, इतना मैं कवर कर रहा हूँ. देखिए ये इतना हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं, यह खाली हिस्सा को छोड़ दे रहा हूँ. देखिए छोड़ दिया हूँ, खाली हिस्सा को छोड़ दिया. अब अगले हिस्सा को देखिए मैं फिर कवर कर रहा हूँ आधा हिस्सा. देखिए पहले वाला आधा हिस्सा कवर किया हूँ, तो देखिए अब वो आधा हिस्सा कहाँ पर है, देखिए जो यहाँ पर 1 नंबर है वह यहाँ 1 नंबर है. देखिए 90 डिग्री लिखा हूँ ना, 1 नंबर है, खाली हिस्सा छोड़ दिया. अब ये वाला कवर देखिए 2 नंबर नाम दे दीजिए, तो देखिए ये 2 नंबर हो गया. देख रहे हैं ना, देखिए ये 2 नंबर दिया, या ऐसे कर दिए, 1 नंबर इसको दिए है ना, इसको 2 नंबर करिए. ये 2 नंबर है, देखिए 2 नंबर आपको यहाँ दिखेगा. अब इसको 3 नंबर कर दीजिए, तब इसको 3 नंबर करिए. 3 नंबर दिख रहा है ना, क्लियर है ना. देखिए 3 नंबर, अब 3 नंबर कहाँ पर है, देखिए ये है 3 नंबर. देख रहे हैं
4 नंबर खाली है ना, देखिए 4 नंबर है ना, 4 नंबर खाली है, देखिए ये है 4 नंबर। यानी कि वही ग्राफ, यही ग्राफ एज इट इज, यही ग्राफ इस पर आपको कैसे दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है। ओके, अब तो ये था एसी। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट उसका ग्राफ देख रहे हैं कैसा है। यदि अभी आपने देखा है कि डीसी को देखा जाए कि डीसी क्या होता है, प्योर डीसी ना, मैं कहूँ कि प्योर डीसी कैसा होता है, तो प्योर डीसी कैसा होगा, देखिए प्योर डीसी समय के साथ यदि आप इसका ग्राफ खींचिए, यहाँ पे टी ले लीजिए, तो प्योर डीसी, दिस इज द प्योर डीसी, मीन्स क्या कि आई विल बी कांस्टेंट, आई इक्वल टू कांस्टेंट, समय के साथ ही वेरी नहीं करेगा, आई विल बी कांस्टेंट, दिस इज द प्योर डीसी। आई चाहे आई हो या चाहे वी हो, दोनों ऐसे ही होंगे। यदि यह इसको वी बोलते हैं तो ये क्या हो गया, ये आई हो जाएगा, कुछ उससे कम रहेगा ना, क्योंकि आर से डिवीजन होगा तो कुछ कम रहेगा, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ये क्या हुआ, डीसी करंट, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, ये है वी, ये है आई। समय टी के साथ इसका मान कांस्टेंट बना रहता है। अब जो कि इसका क्या हो रहा है, इसका देख रहे हैं। और डीसी डायनमो से जो मिला है उसका क्या था ना, देखिए डीसी डायनमो से जो मिला है वो कैसा होगा, डीसी डायनमो, डीसी डायनमो से जो मिला उसका कैसा था, अभी दिखाया हूँ पीछे, एक बार फिर देखिए, देखिए ये था ना, डीसी डायनमो से जो मिला ये था, देख रहे हैं। यानी कि डीसी जो डायनमो होती है, डीसी डायनमो होती है, ओके, जो डायनमो होती है डीसी डायनमो, यानी कि उस करंट एक ही दिशा में बहेगी और वो पल्सेटिंग होगी, क्योंकि एंगल चेंज के कारण क्या होगी, ये पल्सेटिंग मिलती जाएगी ना, हाँ बराबर बनाइएगा, पल्सेटिंग होती जाएगी, ओके, पल्सेटिंग होगी, पल्स इस तरह से होगी, क्लियर। तो ये है डीसी डायनमो का ग्राफ, ऐसा होगा, डीसी डायनमो ऐसा होगा, डीसी डायनमो से मिला हुआ डीसी है तो डीसी डायनमो ऐसा होगा। अब चूंकि ये पल्सेटिंग होगी, ये पल्सेटिंग है, और जानते हैं कि उसको प्योर डीसी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफायर सर्किट लगानी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, प्योर बनाने के लिए इसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब है पॉइंट हम लोगों का कि यहाँ पर आइए, तो ये था, क्लियर हो गया सब लोग, एक बार देख लीजिए, फिर से बना लीजिए सब कुछ। एक बार क्लियर हो लीजिए, कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ओके। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से आगे है हम लोगों का कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ना, ये इसमें आई एवरेज क्या होता है, आई आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, करंट क्या होती है। तो आइए चलिए अब इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, यहाँ पर ये सब क्या होते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का ना, तो एवरेज, अब लिखेगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ alternating voltage and alternating current and alternating current। चलिए तो अब यहाँ पे दो केस बनेंगे हम लोग का, जो एसी वोल्टेज या एसी करंट किसी को भी ले लिया जाए, वोल्टेज ले लिया जाए चाहे करंट ले लिया जाए, ये टी है सेकंड में, ये ई मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज करिए कि ये करंट ले लो, चलिए करंट को यहाँ दिखा देता हूँ अलग से, मान लीजिए हम लोग करंट ले लिए, ये करंट है टी, ओके, दिस इज आई। देखिए ये क्या है, पीक वैल्यू आई नॉट, दूसरे दिशा में भी पीक वैल्यू आई नॉट, समय कितना है यह T/4, ये कितना T/2, ये कितना 3T/4, ये कितना T, 1 साइकिल। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर,
ये क्या है, पीक वैल्यू, ये दूसरे दिशा में पीक वैल्यू माइनस ई नॉट, ये आई है बेटा माइनस आई नॉट। हाँ, जस्ट वैसे ही ये भी देखिए वही चीज़ें हैं सब कुछ। ये क्या है, टी है ना, ये कितना डिग्री 90, ये कितना 180, ये कितना 270, ये कितना 360। तो दिस इज द सिचुएशन। ई और आई हमारा कैसा होता है, टाइम फंक्शन देख रहे हैं ना, क्या है यहाँ देख रहे हैं कि ई क्या है बेटा, ई इक्वल टू एफ टी, यानी समय के साथ समय का फंक्शन है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कहेंगे आई इक्वल टू एफ टी, यानी कि आई जो करंट है वह समय की फंक्शन। तो ऐसी करंट या ऐसा वोल्टेज जो एक चक्कर में दो बार मैक्स कहाँ पर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो बार मैक्स और दो बार जीरो होते हैं, उनको अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो फिर टॉपिक है हम लोगों का एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि देयर विल बी टू केसेज। नंबर फर्स्ट, तो आई एवरेज या वी एवरेज ले लिया कोई भी, चलिए। तो एवरेज वोल्टेज क्या ले रहा हूँ, एवरेज वोल्टेज। जो एवरेज वोल्टेज का मान आएगा सब कुछ एक ही जैसा है, वही फार्मूला निकल करके इसके लिए भी आएगा, करंट के लिए भी आएगा। अभी आप आई एवरेज वोल्टेज कहिए या और क्या मीन वोल्टेज कहिए, ओके, दोनों बातें एक ही है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में ये हुआ कि ओवर, क्या नंबर 1 कर दीजिए, क्या ओवर क्या फुल साइकिल, क्या बेटा ओवर फुल साइकिल पर इसका एवरेज कितना आएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फुल साइकिल पर एवरेज निकालना हम लोगों को। देख रहे हैं फुल साइकिल का एवरेज, देख रहे हैं, देखिए फुल साइकिल ये है एवरेज, जितना वैल्यू है प्लस उतनी वैल्यू है माइनस। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, तो टोटल निकालना है, वो इसे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बिना कोई इंटीग्रेट किए सीधे दिख रहा है कि क्या हो जाना है, 0। और जानते हैं कि एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, तो कहीं पर भी आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये टाइम एक्सिस है, देखिए ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस है तो यहाँ क्या हुआ बेटा, टाइम एक्सिस है तो ये क्या मान लिया, dt। और यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू हमने ले लिया, इसको मान लिया e। तो यदि हम इसको डिफरेंस सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर क्या मिला, प्रोडक्ट दोनों का क्या मिला, e इंटू डी टी, क्या मिला बेटा, e इंटू डी टी। और फुल साइकिल है तो टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम है हम लोगों का 0 से t। यदि मैं कहूँ कि एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एवरेज ई बार इक्वल टू व्हाट, 0 to t, कौन सा t, कैपिटल T, फुल साइकिल की बात हो रही है बेटा ना। और क्या ई मीन्स ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर, टी डी टी। और इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0। देखने से क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 0। यानी कि जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं आप, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0। और वैसे भी एवरेज निकालने के बेटा क्या करते हो, टोटल सम देखिए, जितना प्लस उतना ही माइनस, दैट विल बी श्योरली दैट विल बी 0। यहाँ पर भी क्या कहेंगे, फुल साइकिल, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी, या इसी को क्या कहिएगा, आई मीन बराबर क्या होगा, 0। किस पर 0, फुल साइकिल पर क्या होता है बेटा, 0 होता है। मीन्स एक बात तो क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ कि एवरेज करंट एंड एवरेज वोल्टेज AC का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का
एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो। क्यों? सीधा सा जितना प्लस उतना ही माइनस। एवरेज मतलब क्या? टोटल ओवरऑल सम ना, यानी कि पूरा एक साइकिल में उसका औसत मान क्या था, तो क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेट करके निकाला जाए, या नहीं तो ऐसे कहिए कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल टाइम, एवरेज निकाल दें। और जब टोटल जोड़िएगा तो जितना प्लस उतना ही माइनस, दैट विल बी द जीरो। तो ये तो था विदाउट इंटीग्रेशन, डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब क्या? अब ये हुआ कि IRMS क्या होता है, इफेक्टिव वोल्टेज क्या होते हैं, इफेक्टिव करंट क्या होती है, वर्चुअल करंट क्या होती है, इफेक्टिव करंट क्या होती है, वर्चुअल करंट क्या होती है। हाफ साइकिल पर IRMS क्या आएगा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर ना करंट क्या आएगी। और हाफ साइकिल पर एवरेज क्या आएगा, हाफ साइकिल का एवरेज क्या आएगा। IRMS क्या होता है, VRMS क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है। अब ये कुछ चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ से आगे डिस्कस करनी है। ओके, तो फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं बेटा, इसी पे रोकते हैं अभी इस एपिसोड को। अभी तुरंत इसके बाद में आपको आएगा क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी जस्ट इसके बाद आने वाला है। आफ्टर द ब्रेक मैं थोड़ा सा अभी ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, फिर उसके बाद तुरंत भी आता हूँ। क्लियर? 5 मिनट बाद तो हम यहाँ से अब हम लोग लेंगे आगे का पोर्शन, हाफ साइकिल का एवरेज क्या होगा उसका, और IRMS VRMS वगैरह क्या होगी, पावर क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, फिर जो है LCR सर्किट वगैरह क्या होगी, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखा जाएगा अभी। फिलहाल तो यह था बेटा लेक्चर, कौन सा था? AC लेक्चर वीडियो नंबर 1। तो AC फर्स्ट पार्ट लिखा होगा बेटा, ये AC पार्ट फर्स्ट ये है, और तुरंत आने वाला है अभी AC पार्ट सेकेंड। ओके, बेस्ट ऑफ लक।